नमस्कार, वेलकम टू विद्यामेंट। तो हम लोग आज इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, सिंगल शॉर्ट वीडियो में। तो आपको पता होगा कि आर्ट एंड कल्चर जीएस फर्स्ट का सिलेबस है और जीएस फर्स्ट में 4 पोर्शन होते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर होता है, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है और उसके बाद करंट अफेयर होता है और डीआई होता है। और ये 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई 72 मार्क्स का होता है और ये 114 नंबर का होता है और ये दोनों मिला के 114 नंबर का होता है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रेडिशनली बीपीएससी मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट और पटना कलम से क्वेश्चन पूछा करती थी। लेकिन 67 और 68 से न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे केव्स आर्किटेक्चर के बारे में, टेम्पल्स आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। और उसके बाद कुछ हमेशा स्पेकुलेशन किया जाता है या रहता है अंदेशा कि मधुबनी आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या मंजूषा आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बिहार के फेमस आर्ट एंड कल्चर में आता है। तो इतने टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट शुरू करेंगे हम लोग केव से। न्यू टॉपिक से ही इंट्रोड्यूस किया गया तो इसी से शुरू करेंगे। तो केव से शुरू करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो ये 68 का क्वेश्चन है। तो 68 में आपका पूछा गया है पटना कलम के बारे में। उसके बाद आपका केव्स इन ईस्टर्न इंडिया एंशियंट टाइम्स, इसके बारे में पूछा है। उसके बाद उसी में आप देखेंगे कि 38 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हमें टेम्पल्स का पूरा इवोल्यूशन को ही लिखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट 69 बीपीएससी की बात करें तो 69 बीपीएससी में आप देखें तो आपका मौर्यन पीरियड का आर्ट एंड कल्चर पूछा है। उसके बाद केव पेंटिंग्स इन ईस्टर्न इंडिया। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट 71st का बीपीएससी मेंस होगा, उसमें भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग केव्स आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको। तो क्या होता था कि जब प्राचीन काल में जब हंटर गेदरर्स रहते थे, आप कह सकते हैं आदि मानव लोग, तो आदि मानव लोग तो जंगल में रहते थे। अब जंगल में उनको बहुत सारे जानवरों का सामना करना पड़ता था, बहुत बारिश होती थी, घर तो होता नहीं था, सभ्यता तो था नहीं उस टाइम पे। तो वो लोग ढूंढते थे कि कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे वो शेल्टर ले सके, मतलब राहत मिल सके बारिश से, जानवरों से। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते क्या केव्स में चले गए। केव्स में एक चैम्बर की तरह बना होता था। नेचुरली आप पहाड़ों में जाएंगे तो ऐसे बहुत तरह के मिल जाएंगे चेम्बर्स, जहाँ पे आप सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो वो लोग वहाँ पे रहते थे। अब वो जो केव्स होता था वो नेचुरल होता था, लेकिन केव्स का आप सोच सकते हैं कि तब से केव्स हमारे जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है। तो जब आगे चल के जब सभ्यता का विकास हुआ, तो जब जैन मॉन्क्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उनको रहने के लिए एक बनाया जाता था, कुटिया बनाया जाता था, जैसे लकड़ी उकड़ी का हो। तो बारिश में वो टूट जाता था, बारिश में भीगते थे वो लोग। तो वो लोग प्रीफर करते थे कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो नेचुरल केव्स में मिल सकता था। वो लोग नेचुरल केव्स में रहना भी पसंद करते थे। तो उन्हीं के लिए जो रॉयल फैमिली था, उनके रहने के लिए क्या करते थे, अब जो नेचुरल केव्स मिलता था अब उसको आर्टिफिशियल बनाना शुरू कर दिए, मतलब पहाड़ों को काटना शुरू कर दिए। पहाड़ों को काट के उनको दान में दे दिया जाता था कि जैन मॉन्क्स हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, एसेटिक्स हैं, तो उनको रहने के लिए बताया जाता था कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। आप एग्जाम्पल में देखे होंगे कि जैसे अशोका के टाइम पे आजीवक सेक्ट के जितने सारे एसेटिक थे, उनको रहने के लिए बराबर में केव्स को काट के घर बनाया गया था। आप उसको विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर का जो आपका घर उतना पॉलिश्ड नहीं होता है जितना पॉलिश्ड उस केव्स के अंदर के सरफेस हैं। तो अब क्या हुआ, आर्टिफिशियली उसको तैयार किया जाएगा। तब से केव्स आर्किटेक्चर का चैप्टर शुरू होता है। तो आपका केव्स का जो इतिहास है वो लिथिक एज से ही शुरू हो जाता है। लिथिक एज में आपका भीमबेटका का एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग वगैरह मिले हैं। अब ये होता था टेम्प्रोरी रेसिडेंस के लिए होता था, लेकिन जैन मॉन्क्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो बारिश वारिश में बचने के लिए इसका यूज करते थे। नेचुरली शेल्टर्स जो होता था, जैसे आपका कह सकते हैं सप्तर्नी केव्स है जो राजगीर में, वो एक नेचुरल केव्स माना जाता है। तो उसको वो लोग जो आपका टेम्प्रोरी रेसिडेंस के लिए बोलते थे ना, उसको वर्षावसा, मतलब सिर्फ बारिश के टाइम पे यूज करते थे, मतलब कहते थे कि ये ड्यूरेबल है। तो वर्षावसा से इसको संबोधित करते थे जैन मॉन्क्स और बुद्धिस्ट मॉन्क। अब इनके रहने के लिए अब आर्टिफिशियली तैयार करना शुरू कर दिया गया। तब से हमारा केव्स आर्किटेक्चर का शुरुआत होता है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ईस्टर्न इंडिया के केव्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो केव्स का कार्विंग हुआ था स्टार्ट, वो वेस्टर्न डिकेन एरिया से हुआ था। आप देखे होंगे अजंता केव्स वगैरह, बहुत सारे केव्स महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको। लेकिन जो फोर फादर बोला जाता है ना, मौर्यन काल के टाइम पे बहुत सारे केव्स का निर्माण किया गया था, तो फोर फादर बोला जाता है मौर्यन को केव्स आर्किटेक्चर में। ठीक है,
इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। अब केव्स जैसे ही मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में तो पहाड़ वाल ही आना चाहिए, पहाड़ के बीच में कोई चेम्बर मिल जाए अंधेरा टाइप का, तो वैसा ही केव्स होता है। तो केव्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब केव्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया में केव्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ईस्ट इंडिया में कौन कौन सा आता है, एक आपका बिहार आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। तो इधर सारे स्टेट में जितना भी मैंने नाम लिया है सारे में केव्स पाए जाते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ईस्ट इंडिया के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना प्यारा बिहार के बारे में बात करेंगे। तो बिहार में जो केव्स आर्किटेक्चर का है ना, ये बहुत ओल्ड बना है बोला जाता है। आप मान सकते हैं कि अजातशत्रु को जगह चाहिए था कि हम बुद्धिस्ट काउंसिल को कहाँ कराएंगे, तो सब लोग प्रिफर करते थे। आपको मैंने बताया कि नेचुरल जगह को जहाँ पे बारिश वारिश से बचा जा सके, तो वो लोग जगह ढूंढ रहे थे कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे कराया जाए, उतना बड़ा कोई जगह है जहाँ पे मतलब वो चारों तरफ से सिक्योर्ड भी हो। तो उनको मिला था सप्तर्नी केव्स। सप्तर्नी केव्स एक राजगीर में बना हुआ है, वो एक नेचुरल केव है। तो उसी टाइम से अजातशत्रु के टाइम से ही केव्स आर्किटेक्चर का शुरुआत हुआ था, और ये मौर्यन आते आते एकदम पीक पे पहुंच चुका था। जैसे मौर्यन के टाइम पे अशोका अशोका कौन कौन से बराबर केव्स का निर्माण करवाया था, एक किसके लिए करवाया था, आजीवक सेक्ट के लिए अशोका ने बनवाया था। ठीक है, अब बराबर केव्स में देखेंगे तो 4 केव्स हुए हैं उसमें। तो एक आपका सुदामा है, विश्वामित्र है, लोमस ऋषि है और कर्ण चौपार है। ठीक है, तो हमें बिहार के बारे में 3 केव्स के बारे में विवरण देना है। एक सप्तर्नी केव्स जो आपका राजगीर में, मैंने बताया कि अजातशत्रु के टाइम पे इसका यूज किया गया था बुद्धिस्ट काउंसिल में। और उसके बाद आपका बराबर केव्स आता है। बराबर केव्स कौन बनवाया था, ये अशोका बनवाया था। और एक नागार्जुनी केव्स होता है, ये आपके बराबर केव्स के बगल में ही है। तो ये बनाया गया था जो अशोका के ग्रैंडसन है दशरथ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 3 केव्स के बारे में बात कर लिया हम लोग। अब हम लोग झारखंड के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड में कुंडा केव्स है, उसके रिमेन्स कुछ बचे हुए हैं, तो बस इतना याद कर लेना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जयंती महाकाल केव्स है, ये है अभी, और इसमें टूरिस्ट प्लेस भी है। तो ये है केव्स आपका। और उड़ीसा में, आपको उड़ीसा में पता होगा कि खारवेल के टाइम पे बहुत जैन मॉन्क्स वहाँ पे रहते थे। तो उड़ीसा में कार्विंग कराया गया था और बहुत मतलब मैग्निफिसेंट बनाया गया था वहाँ का जो आपका केव्स था। तो खांडगिरी था और एक उदयगिरी था उड़ीसा में। तो खांडगिरी जो था वो 2 स्टोरीड आपका बिल्डिंग की तरह बनाया गया था उस केव्स को। ठीक है, तो उड़ीसा में आपका इंस्क्रिप्शन भी मिला था, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, और यहीं पे जैन मॉन्क्स के रहने के लिए आपका केव्स भी कार्विंग किया गया था। और उसमें एक खांडगिरी का स्पेशल नाम आता है क्योंकि ये 2 स्टोरीड था। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। ये आपको नाम सारे याद कर लेने हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो आपके ये सब नाम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, फीचर्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो फीचर्स में आपका आ जाएगा इसका यूज्ड फॉर द रेसिडेंशियल पर्पसेस, रेसिडेंशियल हो गया, या रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। एक्सकेवेटेड आउट ऑफ कोलोसल रॉक्स, तो पहाड़ों को बीच से काटा गया है, तो कोलोसल रॉक्स को ही काटा जाएगा ना, तो किसी रॉक्स को काट के बनाया जाता था। अब ये इसका जो चैम्बर होता था वो रेक्टेंगुलर भी होता था और सर्कुलर भी होता था। तो इसके चैम्बर्स डिफरेंट टाइप के होते थे, और इसके सरफेस जो है अंदर से बिल्कुल शाइनी होते थे। जैसे उतना शाइनिंग आपका अभी प्लास्टर से नहीं आता है, या डिस्टेम्पर, या आप कह सकते हैं पुट्टी से नहीं आता, जितना उनका सरफेस आपको शाइनी दिखेगा। और इसका रिलीजियस भी था, जैसे आजीवक आजीवक हो गया या बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गया, तो रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया करते थे। और मल्टी स्टोरीड भी था, खांडगिरी का एग्जाम्पल दे रखे थे। तो ये कुछ कुछ फीचर्स थे। तो ये केव्स का था आपका, और हम लोग केव्स का इवोल्यूशन भी पढ़ लिए, और ईस्ट इंडिया में कौन कौन से केव्स हैं वो भी देख लिए। अब ये देख सकते हैं आप, ये आपका केव्स है बिहार में, ये नागार्जुनी और बराबर केव्स हैं। तो इस तरह से केव्स को आप देखें तो ये पूरा पहाड़ को अंदर से काट के बनाया गया है, और इसके अंदर में आप जब एंट्री करेंगे तो ये इनके सरफेस बहुत ही शाइनिंग मिलेंगे। तो ये केव्स का क्वेश्चन था। और तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, केव्स कंप्लीट हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर का भी जो इतिहास रहा है ना, बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है। एडम्स हार्डी ने किताब लिखा था आर्किटेक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेम्पल। तो उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि 1000 ऑफ ईयर्स इवॉल्व करने में लगे हैं टेम्पल्स। जैसा हम लोग आज टेम्पल्स देखते हैं वैसा शुरुआत में नहीं था। शुरुआत की टेम्पल्स के बारे में बात करें तो शुरुआत में टेम्पल्स बहुत ही मतलब प्रिमिटिव टाइप का होता था, एक घर बना दिया जाता था। आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपसे पूछूं कि अभी आप जो वर्तमान में टेम्पल्स देखते हैं उसका शुरुआती कैसा हुआ होगा। आप अभी आपका जो घर बना हुआ है, क्या
प्राचीन काल में, या फिर प्राचीन काल में तो नहीं जाते हैं, आज के 20 साल पहले आपके पास वैसा घर था? आप कैसे घर में रहते थे? आपके पूर्वज या फिर उनके पूर्वज तो पक्का है कि ये झोपड़ी में रहते होंगे, सब लोग उधर से ही आए हैं, झोपड़ी से ही आए हुए हैं। तो वैसा ही पहले टेम्पल भी होता था। जो भव्यता अभी आप टेम्पल्स में देखते हैं वैसी भव्यता नहीं होती थी। बहुत नॉर्मल, ऐसा कहा जाता है ना कि चार तरफ से पत्थर लगा दिए जाते थे और वो टेम्पल बन जाता था। ये तो आपको जो अर्ली श्राइन का है, ये तो जो इमेज है वो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता था। चारों तरफ से पत्थर लगा दिए और बीच में टेम्पल बन जाता था। तो ऐसे स्टार्ट हुआ है। तो वो बताते हैं कि जो स्टोरी है ये थाउजेंड ऑफ ईयर का है, और ये बहुत फैसिनेटिंग जर्नी रहा है टेम्पल्स का। ठीक है। और जो टेम्पल्स बनते थे ना, जहाँ पे बनेंगे, वो लोकली इन्फ्लुएंस्ड होते थे, लोकल क्लाइमेट से, कार्टोग्राफी से और कल्चरल फीचर से। इन सब चीज़ें हैं जो उनके जो आर्किटेक्चर है उसको प्रभावित करते थे। ठीक है। तो एडम्स हार्डी इन हिज बुक इंडियन टेम्पल्स आर्किटेक्चर फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल एज ए फैसिनेटिंग जर्नी दैट स्पेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जर्नी कैसे कैसे शुरू हुआ। तो टेम्पल्स का इवोल्यूशन हम लोग देखेंगे सेवरल फेजेज में हुआ था। तो फर्स्ट जो अर्ली श्राइन्स था ना, वो पहले तो हमें पता होगा कि आपको, जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। टेम्पल्स का उतना महत्व नहीं रहता था। ठीक है। तो प्रकृति की पूजा करने के बाद धीरे धीरे लोग जब शेल्टर में आना शुरू किए, केव्स से इंस्पायर्ड हुए कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहीं पे भगवान की पूजा करी जाए, तो वहाँ से टेम्पल्स की शुरुआत होता है। तो अर्ली श्राइन क्या हुआ? इंस्पायर्ड बाय केव्स एंड स्तूपाज एलिमेंट्स। तो धीरे धीरे स्तूपा का भी निर्माण होना शुरू हो गया था। तो स्तूपा से भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं केव्स, श्राइन के, मंदिर के, उसमें स्तूपास के भी एलिमेंट्स दिखते हैं। उसके बाद गुप्ता काल में तो ऐसा हुआ कि गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि 10 अवतार और विष्णु भगवान का बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे। आपका भीतरगांव वगैरह हो गया। तो गुप्ता काल को टेम्पल्स के लिए गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण किया, जैसे 10 अवतार हो गया, भीतरगांव हो गया। और एक मुंडेश्वरी टेम्पल का नाम आता है जो ओल्डेस्ट टेम्पल में है। इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। मुंडेश्वरी टेम्पल का रीस्टेब्लिशमेंट चेरो डायनेस्टी किया था। ठीक है। ये टेम्पल बोला जाता है कि ओल्डेस्ट टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया है। ये बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है। उसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद आपका आ जाता है मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में भी दो टाइप के, एक आपका इनिशियल मेडिवल हो जाएगा, लास्ट मेडिवल हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि डिफरेंट स्टाइल इवोल्व हुए, जैसे नागर स्टाइल हुआ, वेसारा स्टाइल हुआ और द्रविड़ा स्टाइल डेवलप हुआ। ठीक है। तो ये सब टेम्पल्स के ही सब पार्ट्स बनते गए। और उसके बाद अब हम लोग मॉडर्न एज में या कॉलोनियल पीरियड में देखते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड या मॉडर्न एज में क्या देखते हैं कि ब्लेंड दिखते हैं। जैसे आप डोम देखेंगे, आर्क देखेंगे, तो ये सब इस्लामिस्ट का और इंडियन ट्रेडिशनल हो गया और वेस्टर्न, तीनों को मिला के इंडो सार्सेनिक ऐसा बताया जाता है कि इस तरह से टेम्पल बनाया जाता है। तो आप बहुत तरह का फीचर्स आप टेम्पल में देखेंगे। तो डोम भी मिलेगा आपको, आर्क भी मिलेगा, तो हर तरह के फीचर्स उसमें दिखेंगे। तो इसी को इंडो सार्सेनिक इन्फ्लुएंस बोला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में जो न्यू डेवलप्ड टेम्पल है, अक्षरधाम देख सकते हैं, अयोध्या देख सकते हैं। तो ये जर्नी, यहाँ से यहाँ तक जर्नी तय करने में बहुत सारे फेजेज आए। आपका अर्ली श्राइन हुआ, उसके बाद गुप्ता पीरियड हुआ, उसके बाद मेडुअल पीरियड हुआ, उसके बाद कॉलोनियल एंड मॉडर्न एरा हुआ। अब इसके डिफरेंट स्टाइल जो थे मेडुअल में ही स्टार्ट हो गए थे, नागर, वेसारा और द्रविड़। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो हम लोग बेसिक फीचर्स बात करेंगे। टेम्पल्स के कुछ बेसिक फीचर होते हैं। तो आप एक टेम्पल्स को आप इस तरह से देख सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ नागर स्टाइल, क्योंकि बीपीएससी में नागर स्टाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो नागर स्टाइल में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो जहाँ पे मेन, जहाँ पे भगवान रहते हैं उसको, उस घर को गर्भगृह कहा जाता है, वहीं पे भगवान रहते हैं। ठीक है। और सबसे अंतिम छोर पे मिलेंगे भगवान का घर, जो यहाँ से हम लोग चढ़ के मंदिर में जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रांगण मिलेगा, मंदिर के प्रेमिसेस मिलेंगे, यहाँ से जाते जाते यहाँ से भगवान की दर्शन करते हैं। ठीक है। तो इसी घर को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। और ये जो घर होता है, ये इसमें शिखर बनाया जाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये शिखर है। ठीक है। और शिखर के ऊपर एक आमलक होता है, एक रिब्ड आप स्टोन कह सकते हैं। और आमलक के ऊपर एक कलश होता है, आमलक के ऊपर एक कलश होता है। ठीक है। और जो ये सब है ना, इसमें पिलर लगा हुआ था। यहाँ तक आपको जर्नी करेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे पिलर्स मिलेंगे। और इन सबको मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। शादी में भी मंडप बनता है, आप देखे होंगे। तो इसी तरह से ये मंडप होते हैं। और इनको एक तो आपका अर्ध मंडप भी कहा जाता है। तो आप इतना याद रखिए कि मंडप कहते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, और महादेव का हो या भी जो भी भगवान है उसमें हो। और इसको आपको जगती बोला जाता है। जो आपका आप देखेंगे कि मंदिर जो भी टेम्पल्स है ना, अच्छा वो टेम्पल्स
टेम्पल्स हमेशा कुछ सरफेस ऊपर बनाए जाते हैं, वो रेज्ड होता है, इसके ऊपर टेम्पल बनाए जाते हैं, तो इसको जगती और इसको अधिष्ठान बोला जाता है, जो बेसमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक फीचर देखेंगे। तो बेसिक फीचर में आपका पहले तो हम लोग देखेंगे कि नागर में आपका 3 स्टाइल आपका मेडुअल पीरियड में बना था। एक नागर स्टाइल बना था, एक बेसारा बना था, और ये तीसरा द्रविड़ बना था। तो ये जो द्रविड़ है ये साउथ इंडिया के टेम्पल है, आप पता होगा आपको। बेसारा था ये डेक्कन रीजन में पाया जाता था, और नागर जो है नागर नॉर्थन इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो नागर के बारे में फीचर्स को देखेंगे हम लोग। तो ये देखेंगे, ये जगती है, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया, और ये अधिष्ठान है आपका बेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बनाया है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। और ये आमलक हो गया, इसके ऊपर कलश होता है, और ये आपका मंडप हो गया। ठीक है, ये ही आपका बेसिक फीचर है। अब जो नागर स्टाइल है उसका सब डिविजन्स हुआ। मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स चेंज होते हैं, तो वैसे वैसे टेम्पल्स के फीचर चेंज होते रहते हैं। जैसे आपको एक प्लेटिना या रेखा प्रसाद भी बोला जाता है, इसको प्लेटिना टाइप के मिलेगा। इसमें शिखर इस तरह से रहता है, और ये प्लेटिना टाइप का, मतलब रेखा प्रसाद का कर्वी लीनियर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक फार्मसन होता है। फार्मसन में ऐसा लगेगा कि एक पत्थर एक के ऊपर रखा हुआ है। आप एक औरंगाबाद में एक देव टेम्पल है, सूर्य भगवान का है, वहाँ पे आप देखेंगे तो इसी तरह से फार्मसन स्टाइल में मिलेगा, एक के पत्थर एक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक वल्लभी टाइप का होता है, नागर स्टाइल में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वल्लभी एक वॉल्ट की तरह होता है, कहा जाता है कि ये देवियों का जो टेम्पल है इस तरह से बनाया जाता था। तो बक्सा जिस तरह से होता था ना वॉल्ट, उस तरह से ये बना होता है टेम्पल। ठीक है, तो हम लोग सब डिवीजन में कौन कौन से देखे, प्लेटिना, रेखा प्रसाद, या फार्मसन, या वल्लभी, और दो और भी जोड़ा जाता है। आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे शेखरी हो गया या भूमिज हो गया, दो। तो 5 तरह के होते हैं नागर को, सब डिवाइड किया गया, एक प्लेटिना में, फार्मसन में, वल्लभी में, शेखरी में, और भूमिज में। ये सब आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, और फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये सब। तो हम लोग अभी तक क्या दिखे कि इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल देखे, और इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल में देखे कि टेम्पल का डिवीजन हो गया था, तरह तरह के टेम्पल बनना शुरू हो गए थे, द्रविड़, बेसारा और नागर। और नागर में भी हम लोग देखे कि सब डिवीजन हो गया, फार्मसन हो गया, वल्लभी हो गया, शेखरी हो गया, और भूमिज हो गया। ठीक है, आप एग्जाम्पल में नागर स्टाइल के कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे कोणार्क सन टेम्पल हो गया, खजुराहो हो गया, और देव टेम्पल औरंगाबाद का दे रखा वो। ठीक है, तो आपका ये सब एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, ये आपके नागर स्टाइल के टेम्पल हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, जो फीचर्स मैंने बताया। तो फीचर्स में आपका सबसे पहले तो शिखर के बारे में बात किया, तो एक कर्वी लीनियर होता है। कर्वी लीनियर के मतलब ऊपर जाके एक दूसरे में मिल जा रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे इसका जो डिग्री है वो कम होता जा रहा है, तो एक कर्वी लीनियर होता है और लंबा होता है। ठीक है, गर्भागिरी के बारे में बात करेंगे, तो गर्भागिरी इनर मोस्ट चैम्बर वेयर डाइटी इज इंश्राइन्ड, जहाँ पे मेन जो डाइटी होते हैं, भगवान होते हैं, वहाँ पे रखे जाते हैं। उसके बाद मंडप होता है, पिलर्ड हॉल लीडिंग टू द सेंक्टम, तो पिलर्ड हॉल के थ्रू आप प्रांगण में होते हुए मेन जहाँ पे है वहाँ पे जाते हैं भगवान के दर्शन करने। उसके बाद आमलक होता है। आमलक आपको पता है कि मैंने बताया कि रिब्ड सर्कुलर स्टोन की तरह होता है, इस तरह से रखा रहता है। ठीक है, इसको आमलक कहते हैं, और आमलक के ऊपर कलश होता है। ठीक, तो कलश पोर्ट लाइक फिनियल। उसके बाद जगती, मैंने बताया जगती रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, तो मतलब थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठ के बनाया जाता है, ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना, बारिश वारिश हो तो मंदिर सेफ रहे। ठीक है, उसके बाद एक मिथुन इम्ब्लेम्स होता है। इम्ब्लेम्स मतलब आप दरवाजे पे जाएंगे, जैसे टेम्पल्स में प्रेमिसेस होते हुए जाएंगे ना, जो पिलर पिलर रहेगा, पिलर पे कुछ कार्विंग किया रहता है, तो कार्विंग में या तो आपके रिवर्स होंगे, गंगा यमुना सरस्वती को रखा जाता है, या एम्ब्रेसिंग कपल्स को रखा जाता है, जिनको मिथुन्स बोला जाता है। ठीक है, मिथुन एम्ब्रेसिंग कपल होते हैं, और या फिर रिवर्स होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती होते हैं। अब मैंने बताया था कि फीचर्स का बहुत लोकल जो फीचर्स होते हैं उनका ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये असम की माता कामाख्या देवी की टेम्पल है। तो यहाँ पे असम में आपको पता है बहुत नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होता है, तो बारिश से बचने के लिए इनका जो आप रूफ देख रहे हैं इस तरह से बनाया गया, ताकि इस पे बारिश का पानी ठहर ना सके, और मंदिर जो है वो ड्यूरेबल रहे। ठीक है, तो इस तरह से बनाएगा। तो लोकल फीचर्स बहुत काम करते हैं इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स में।
तो हम लोग देख लिए। अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया के बारे में। तो ईस्ट इंडिया के टेम्पल्स आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रखा है। वैसे तो क्वेश्चन पूरे टेम्पल आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन पूछ रखा है, लेकिन ईस्ट इंडिया आर्किटेक्चर के बारे में पूछता है तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। जैसे आसाम में है, अहोम स्टाइल डेवलप हुआ था, और यही आसाम स्टाइल में आपका माता कामाख्या देवी का टेम्पल बनाया गया, ठीक है। उसके बाद बंगाल में आपका पाला स्टाइल में बनाया गया था। विष्णुपद एक टेम्पल एग्जाम्पल है, विष्णुपद में भी पाला का कुछ इन्फ्लुएंस था, ठीक है। उड़ीसा में आप देखेंगे कलिंगा स्टाइल, जो सबसे बोला जाता है कि सबसे बेजोड़ आपका नागर शैली में बनाया गया है, तो आप देखेंगे इस तरह से बनाया गया है। ये आपका कलिंगा स्टाइल में कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे हम। यदि आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो नागर स्टाइल का सब टाइप था, जैसे लेटिना रेखा प्रसाद है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं फार्मसन। बट हमें उतना ज़्यादा नहीं जाना, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हमें उतना करने में 4 पेज हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप सब टाइप्स बता देंगे। तो हमारा टेम्पल्स का जो था आर्किटेक्चर फिनिश हुआ। टेम्पल में क्या क्या पढ़े हम लोग? टेम्पल में पढ़े एडम हार्डी के बारे में। एडम हार्डी का किताब जो इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स लिखे हैं, फॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग देखे इवोल्यूशन में क्या क्या देखे, अर्ली अर्ली श्राइन से हम लोग मॉडर्न एज तक का देखे। उसके बाद हम लोग देखे कि नागर स्टाइल में जो मेडिवल टाइम में आपका डिवीजन हुआ था, तरह तरह के नागर स्टाइल था, वेसारा था, और आपका कौन सा था, द्रविड़ था। नागर स्टाइल के बारे में पढ़े, नागर स्टाइल कितने तरह के होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर देखे इसका, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखे। और उसके बाद हम लोग इसके कैसे कैसे सब डिवीजन हुआ नागर स्टाइल का, प्लीटिना और फार्मसन, वल्लभी और शेखरी और भूमिज, इसके बारे में पढ़े। और ईस्ट इंडिया आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े, जहाँ पे आसाम, बंगाल और उड़ीसा का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर हमारा फिनिश होता है। तो न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक जो था हमारा टेम्पल्स आर्किटेक्चर एंड केव्स का, वो फिनिश होता है। अब हम लोग आएंगे ट्रेडिशनल के ऊपर। तो ट्रेडिशनल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते थे? मौर्यन आर्ट हो गया, पाला आर्ट हो गया, पटना कलम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जब इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो फर्स्ट में देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई कोट्स है तो उसे लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए। उसके बाद बॉडी लिखेंगे, तो बॉडी में आपका क्या क्या होना चाहिए? आपका टाइमलाइन और हिस्ट्री होना चाहिए, फीचर्स होना चाहिए, पेंटिंग एंड पेंटर्स होने चाहिए, और क्रिटिकल इवेल्यूशन आपको करना ही है। क्योंकि ये नहीं करते ना तो आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। सारे कॉपी में यदि 10 कॉपी है, 5 कॉपी में आपका क्रिटिकल इवेल्यूशन है, आपकी कॉपी में क्रिटिकल इवेल्यूशन नहीं है, तो आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। बीपीएससी में बहुत सारे पेपर में मैंने देखा है ऐसा, ठीक है। डिक्लाइन उसका बताना है, और उसके बाद रिवाइवल बताना है, गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव है, और उसके बाद आपको कंक्लूड कर देना है। तो इस तरह से आंसर राइटिंग करना है आपको। कोई सा भी क्वेश्चन ट्रेडिशनल वाले में मिलता है। और मैंने टेम्पल्स के बारे में, केव्स आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया, इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया, और बॉडी भी बताया, फीचर्स भी बताया, तो उस तरह से उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मौर्यन आर्ट के बारे में। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो मौर्यन आर्ट से आप देख सकते हैं कि हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट और आपका पटना कलम से पूछा ही जाता है। तो इसको तो देखना ही नहीं है कि क्वेश्चन इसमें आता है नहीं आता है, आता ही है, ठीक है। मौर्यन आर्ट से 70th बीपीएससी में भी पूछा गया था मौर्यन आर्ट से। तो मौर्यन आर्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मौर्यन कब रूल कर रहे थे। तो मौर्यन रूल कर रहे थे 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक रूल किए, ठीक है। और मौर्यन काल को इतिहास में एक गोल्डन एज माना जाता है। गोल्डन एज माना जाता है, ये बहुत सारा ग्रोथ हुआ था, और जो पूरे भारत को इन्होंने एक सूत्र में बांध दिया था। तो हिस्ट्री में इसको गोल्डन एज बोला जाता है। और गोल्डन एज बोलने के कारण ये है कि इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, इकोनॉमिक ग्रोथ था, इस तरह से थे। और इसी इसी ने क्या किया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हुआ था, वो बीच में वो वैक्यूम पीरियड आ गया था, ठीक है। और उसी वैक्यूम पीरियड को कंटिन्यू करता है हमारा मौर्यन आर्ट। तो जब भी इंडिया में आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है, तो मौर्यन आर्ट को भी एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, जो कंटिन्यूटी दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट एंड कल्चर को। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में भी इसी को रिलेट करके डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी में जाएंगे। तो बॉडी में आपको सबसे पहले स्कॉलर्स रेफरेंस देना है बुक्स के बारे में, कि कहाँ से शुरुआत होता है। तो आप मौर्यन आर्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर का नाम आता है तो आनंद कुमार स्वामी को आपको कोट करना ही है, क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग में भारत की आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में स्टडी किया है और डिस्कस भी किया है। और उसके बाद इदित तोमोरी हैं, जो मौर्यन आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से अपने बुक में बताए हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, जो आपका था कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया मौर्यन आर्ट को। और उसके बाद एक पॉजिटिव टोन में हम लोग कंक्लूड करेंगे इस आंसर को, ठीक है।
तो मौर्यन को हम लोग इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, स्कॉलर रेफरेंस पे जाएंगे, फीचर्स, क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन पे। तो हम लोग शुरू करते हैं मौर्यन आर्ट। तो मौर्यन आर्ट के बारे में मैंने बताया कि रिप्रेजेंट्स अ गोल्डन एज, एक गोल्डन एज को रिप्रेजेंट्स करता है, और इसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, और श्रमण ट्रेडिशन को इनकॉर्पोरेट किया था। श्रमण ट्रेडिशन क्या था कि जो रिलीजन था हिंदुज़म, वहाँ पे बहुत सारे आपके इविल्स आ गए थे, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन आ गया था, तो उसे तोड़ने के लिए बहुत सारे चैलेंज, उसको करने के लिए बहुत सारे रिलीजन बनना शुरू कर गया थे, जैसे बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, इस तरह से। तो इन सब क्या किए, कंट्रीब्यूट किए आपके आर्ट एंड कल्चर में। तो इन सब की वजह से आपका क्या हुआ, ग्रोथ हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट में और फोल्क आर्ट में। तो आपको ये यदि इंट्रोडक्शन लिखना रहे तो आप इस तरह से लिख रख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर which ruled India from 321 to 185 BC represents a golden age in history, and the political stability, economic prosperity, and incorporation of Shraman tradition enabled the growth of state-sponsored and folk art. ठीक है, and it provides a continuity in art and culture of India. ठीक है, which started and which created post IBC। तो इतना आप इंट्रो में डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग एडिथ टोमोरी का पढ़ेंगे। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स में लिखा है मॉडर्न आर्ट के बारे में कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट। ठीक है, तो ये बोलते हैं एडिथ टोमोरी, ये कौन से बुक में, अपने हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी, तो ये तो बोलते हैं कि मॉडर्न आर्ट को ट्रेस करें तो ये बहुत ओल्ड चला जाता है, वैदिक एज में पहुंच जाते हैं। और ये बोलते हैं कि मॉडर्न आर्ट को हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक वैदिक एज का, और एक अशोका के टाइम पे, और पोस्ट अशोका के टाइम पे ब्रिक और स्टोन जब यूज होना शुरू हो गया था। तो ये आनंद कुमार स्वामी का था। ठीक है, अब हम लोग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो रेफरेंस था, इसका इवोल्यूशन था, वो सब देख लिए, इंट्रोडक्शन कर लिए। अब हम लोग फीचर्स के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फीचर्स क्या क्या थे। तो फीचर्स में बस स्टोरी की तरह सुनिए आप कि फीचर्स जो है मौर्यन आर्ट को ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड किया जाता था। एक कोर्ट आर्ट होता था। कोर्ट आर्ट मतलब राजा महाराजा लोग पैसे देते थे कि ठीक है ये पैलेस बनवाओ, यहाँ पे केव्स बनवाओ। आपने अशोका के टाइम पे देखा था, बराबर केव्स बनवाए थे। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस देखा था, जो एकदम विहंगम पैलेस था, स्तूपा, सांची का स्तूपा जिसे अशोक। तो इस तरह से ये कोर्ट ऑर्डर्स पे बनते थे। वहीं पॉपुलर आर्ट होता था कि वहाँ के आम जन लोग, पीपुल्स लोग जो बनाते थे अपने घर के लिए, सजाने के लिए या टाइम पास करने के लिए, जो भी उनका आर्ट अपना इनोवेशन दिखाने के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, तो वो आपका पॉपुलर आर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलर आर्ट में आता था आपका पोर्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ स्कल्पचर्स आते हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कोर्ट आर्ट से। तो कोर्ट आर्ट में आपका पैलेसेस फर्स्ट आता है, क्योंकि पैलेसेस बोला जाता है। आप पैलेसेस के बारे में मैं कुछ इसके फीचर्स बताऊं तो इतना विहंगम होता था कि ऐसा बनाया जाता था कि लोग कहते हैं कि वो डर जाते थे, जो आपके आते थे दुश्मन लोग, इतना विहंगम पैलेसेस को देख के। तो रिनोड फॉर द पैलेटियल स्ट्रक्चर, पैलेटियल मतलब होता था कि बहुत विशालकाय बनाना। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ द मैसिव वुडन पिलर्स, तो बड़े बड़े जो वुडन पिलर्स होते थे ना, वो यूज किए जाते थे। एंड फोर्टिफाइड हाई वॉल्स, तो वॉल्स भी बनाया जाता था, जैसे डिफेंस करने के लिए बड़ा बड़ा वॉल्स क्रिएट किया जाता था। डीचेज मतलब बीच में खाई भी बनाया जाता था, तो मतलब फोर्टिफाई किया जाता था अपने पैलेसेस को। और ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव आर्किटेक्चर, तो बोला जाता है कि ये अपना अटैक करने के भी सुटेबल रखते थे अपने पैलेसेस को, और डिफेंड करने के लिए भी। तो वुडन पेलिसाइड एंड मोड्स ये सब यूज किए जाते थे। एंड शोकेस्ड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पर्शियन एंड ग्रीक स्टाइल। ठीक है, तो जो इसका पैलेसेस का इन्फ्लुएंस है वो बताया जाता है कि पर्शियन से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। पर्शियन वाले मौर्यन को कॉपी किया था या मौर्यन वाले पर्शियन को कॉपी किए थे, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल मार्वल बोला जाता है इनके पैलेसेस को। ठीक है, 80 पिलर्स असेंबली हॉल ऑफ द कुम्हरार, जो आपका 80 पिलर असेंबली हॉल मिला है कुम्हरार में, इसको आर्किटेक्चरल मार्वल बोला जाता है इसको। तो ये भी आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ मेमोर्स हैं स्कॉलर्स के और ट्रेवलर्स के, जो उस टाइम पे आए थे, मौर्यन टाइम पे आए थे और उनके पैलेसेस को देखे थे। उन्होंने बताया है, इस तरह से लिखा है। जैसे फर्स्ट आपके आते हैं मेगास्थनीज, वो डिस्क्राइब द ग्रैंडर देन द दोज ऑफ पर्सिया। वो बोलते हैं कि जो पर्सिया ना, पर्सिया उस टाइम का सबसे डेवलप्ड एरिया माना जाता था, वहाँ के किंगडम वगैरह। तो बोलते हैं कि पर्सिया में भी जो बिल्डिंग है ना, वहाँ से भी ग्रैंडर जो है वो मौर्यन बिल्डिंग्स हैं, मौर्यन पैलेसेस हैं। ठीक है, वहीं फाइयान बोलते हैं कि ये मानव द्वारा निर्मित है ही नहीं, ये भगवान द्वारा निर्मित किया गया है। एरियन
उसको कंपेयर करते थे सूसा एंड एक बतना से। वर्ल्ड फेमस सिटी था उस टाइम का सूसा और एक बतना से। तो बोलते हैं कि जो पाटलिपुत्रा है वो वहाँ के जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहाँ के जो पैलेसेस वगैरह हैं, बिल्डिंग्स नहीं पैलेसेज बोल सकते हैं, पैलेसेज वो सूसा एक बतना से भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आप कोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रेवलर्स का मेमोर्स एक एग्जाम में आपके मार्क्स फेच करने में काम आएंगे। तो आप देख सकते हैं पिलर्स जो अभी तक आपका चल रहा है, इस तरह से पिलर्स बनाए जाते थे। अभी मैंने ऑलरेडी केव्स बता दिया है आपको, मॉरियन केव्स में है आपका बराबर केव्स। तो हम लोग अब केव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जनरली यूज है जो बिहार और लिविंग क्वार्टर्स फॉर द एस्थेटिक्स। उसके बाद रेक्टेंगुलर और सर्कुलर चैम्बर होता था, हाईली पॉलिश्ड इनर सरफेस होता था, और डेकोरेटेड सेमी सर्कुलर आर्क गेटवे होता था। तो इनका गेट जो है वो थोड़ा सा डेकोरेटेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यदि बनाना चाहें एग्जाम हॉल में तो इस तरह से बना सकते हैं। हम लोग बराबर केव्स के बारे में देख लिए, नागार्जुना केव्स के बारे में देख लिए। तो बेदाथी, वापिया और गोपी होता था। और बराबर केव्स कर्ण चौपार, लोमास ऋषि, सुदामा और विश्वामित्र। ई.एम. फोस्टर फिक्शनलाइज किए हैं पासेज टू इंडिया में, इसके बारे में लिख रखे हैं। तो ये भी आप कोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पिलर्स के बारे में देखेंगे। तो पिलर्स के मेन जो आपका फीचर्स है उसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव पिलर्स का ये था कि आइडियोलॉजी को, धम्मा आइडियोलॉजी था या कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स होते थे उसको डिसेमिनेट करने के लिए। जैसे धम्मा का आइडियोलॉजी हो गया, चोरी करना पाप है, तो इसको कार्विंग करवा के सारे जगह पिलर्स लगा दिए जाते थे। ठीक है, जीव हत्या नहीं करना है, तो इस तरह से आइडियोलॉजी दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल स्टोन से बनाए जाते थे। जो आप देख रहे हैं ना, ये मोनोलिथिक होते थे पिलर्स, आप देख रहे हैं ये एक ही आपका स्टोन से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि इसमें जोड़ा गया है, इसमें सीमेंटेड किया गया है, एक ही आपका स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये मोनोलिथिक होता था। और क्या है इसमें, उसके बाद मेड फ्रॉम द सैंडस्टोन ब्राउड फ्रॉम द चुनार। तो चुनार से जो आपका सैंडस्टोन लाया जाता था उससे बनाया जाता था। ठीक है, और मेन लैंग्वेज यूज्ड पाली, संस्कृत और कुछ तो ग्रीक और अरमाइक में भी मिले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पिलर्स, और ये इसको जो था एनिमल बोला जाता है। ठीक है, स्कल्पचर्स के रूप में आता है। उसके बाद ये जिस पे बैठा रहता है उसको एबैकस बोला जाता है। और नीचे उसके जो आपका अपसाइड डाउन जो लोटस रहता था उसको कैपिटल बोला जाता है। और ये जो पिलर्स हैं इसको शाफ्ट बोला जाता है। तो इस तरह से आप कुछ जहाँ पे पिलर्स मिले हैं आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप में, मैप के थ्रू। अब अशोका पिलर्स वैशाली हो गया, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, सारनाथ का या रामपुरवा का। तो ये सब आपके पिलर्स हैं। आप स्तूपास के बारे में बात करेंगे तो स्तूपास के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस होता था ये बुद्धिस्ट के लिए। स्तूपाज कंटेन्स रेलिक्स ऑफ बुद्धा या बोधिसत्वा। तो मतलब जो स्तूपा बनाए जाते थे, बोला जाता है कि जैसे कुछ रेलिक्स होते थे, जैसे बुद्ध भगवान का कोई उनका बाल हो गया या उनका नाखून हो गया, तो उसी के ऊपर एक माउंट बना के स्तूपाज बनाया जाता था। या फिर बोधिसत्वा जिनको एक बुद्धा का रूप बनाया जाता था, जिन्होंने अपना जो उनका स्थिति होता था वो अपने मृत्यु को रोके रहते हैं इस धरती पे रहने के लिए। तो बोधिसत्व का मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तो इनका भी कुछ रेलिक्स होता था, उसके ऊपर भी स्तूपाज बनाए जाते थे। ठीक है, अब इसके फीचर्स एक और है कि जो कोर है, जो इनका कोर है ना वो मतलब पका हुआ ईंट, कच्चा ईंटा से बनाया जाता था जो कोर है। वहीं आउटर पार्ट जो है वो पक्का हुआ ईंटा से बनाया जाता था। ठीक है, उसके थिक लेयर, इसके ऊपर प्लास्टर भी चढ़ाए जाते हैं, और तोरण और मेधी को डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर से। ठीक है, और ये इसके जो वॉल्स होते थे, वॉल्स के ऊपर जातक स्टोरी भी कार्विंग किया जाता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया सांची स्तूपा का। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। और एग्जाम्पल है आपका स्तूपा का, पिपरवा स्तूपा हो गया यूपी में, बैरात स्तूपा हो गया राजस्थान में, सांची स्तूपा हो गया एमपी में। सम टेक्स्ट क्लेम द अशोका बिल्ट एज मेनी एज 84,000 स्तूपास। तो ये आप लिख दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉपुलर आर्ट के बारे में। तो पॉपुलर आर्ट जो पीपल बनाते थे, वहाँ के लोग बनाते थे। तो सबसे मैग्निफिसेंट था आपका पोट्रीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर आर्ट वाज पोट्रीज एंड यूज्ड फॉर द डेली यूज। डेली यूज में अनाज उनाज रखने के लिए भी यूज करते थे, और डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता था। ठीक है, ब्लैक साइनी कलर होता था, पॉलिश्ड आउटर सर्फेसेस, और कोल्ड इसको बोला जाता था NBPW, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, NBPW इससे कोट करना ही है, आपको लिखना ही है NBPW। कौशाम्बी और पाटलिपुत्रा में बहुत सारे ऐसे मिले हैं आपके मटके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्कल्पचर्स के बारे में।
तो फर्स्ट ये इसके कुछ फीचर्स हैं। रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक होता था रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका हाइट वाइट सब कुछ बहुत मेजर्ड होता था, ठीक है। हाईली पॉलिश्ड सरफेस, आप इसको देख सकते हैं, इनको यक्षिणी बोला जाता है, ये उस टाइम पे पूजे जाते थे। और उसके बाद स्टेलाइज्ड ऑर्नामेंटेशन आप देख सकते हैं, पूरे माला वाला सब कुछ बनाया गया है। उसके बाद वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स होता था, कुछ रिलीजियस होता था, कुछ सिंबॉलिक होता था, कुछ नेचुरल होता था, और मिरर लाइक फिनिश होता था, मतलब एक इंसान की तरह। आप इसमें देख सकते हैं कि कितना एक्सीलेंस होगा उनका कार्विंग, किस तरह से बनाया है, ठीक है। अब हम लोग मोस्ट मैग्निफिसेंट आप स्कल्पचर्स के बारे में बात कर सकते हैं। यक्षिनी फाउंड एट दीदारगंज, और एक रिंग स्टोन है उड़ीसा, और एलिफेंट धौली में पाया गया है। अब हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस पे जाएंगे कि इसमें क्या क्या दोष निकाला गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो फर्स्ट बोला गया कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द पर्शियन आर्ट। जॉन मार्शल हैं, वो बोलते हैं कि जो मौर्यन आर्ट है वो इंस्पायर्ड है किससे, पर्शियन आर्ट से। और कुछ तो ऐसे भी एक्सपर्ट हैं वो बोल दिए थे कि कार्बन कॉपी है, ये कार्बन कॉपी ऑफ एक्मेनियन एम्पायर, नो इन्वेंशन। मतलब बोला जाता है कि ये मॉडर्न आर्ट में कुछ इन्वेंट नहीं किए खुद का, बस कार्बन कॉपी एक्मेनियन एम्पायर को कर लिए थे, ठीक है। और जो तीसरा क्रिटिसिज्म होता है कि जो इनके आर्ट एंड कल्चर है ना, वो इथोस को नहीं दिखाता है, पीपुल्स इथोस को नहीं दिखाता है, ये हाईली रिलीजियस हैं, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी कोट करते हैं कि हाईली रिलीजियस थे, और मटेरियल जो यूज किया जाता था वो लेस ड्यूरेबल हो गया वुडन के कारण। अब इसमें क्या था ना कि कोई भी एम्पायर होता है वहाँ के, आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो कोर्ट आर्ट के बारे में 4-4 5-5 पढ़े, स्तूपाज पढ़े, पैलेसेस पढ़े, लेकिन यहाँ पॉपुलर आर्ट में सिर्फ पोट्रीज और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़े। तो बोला जाता था कि इथोस जो है ना, वहाँ के पीपुल्स के इथोस को शोकेस नहीं करता है मॉडर्न आर्ट। तो ये भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको। Modern art represents a synthesis of imperial authority and spiritual ethos. It laid the groundwork for India's diverse and rich art and culture. It gifted India enduring symbol of lion capital. ठीक है, इतना से हम लोग कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन आपका एक पॉजिटिव टोन में होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे, पाला आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पाला आर्ट से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और इसमें कितना बार क्वेश्चन पूछ रखा है ये महत्व नहीं रखता, ये बार बार पूछा, अल्टरनेट करके पूछा जाता था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाला आर्ट क्या है, पाला आर्ट से हम लोग क्या समझते हैं। तो पाला जब रूल कर रहे थे ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उन्होंने रूल किया था, तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन पे जो आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था ना, उसे पाला आर्ट कहते हैं। तो रेफर्स टू द आर्टिस्टिक ट्रेडिशन फ्लोरिस्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पाला डायनेस्टी इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ बिहार एंड बंगाल बिटवीन द 8 to 12 सेंचुरी ईसी, ठीक है। तो 8वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान पाला के टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर का फ्लोरिश हुआ, जो डेवलप हुआ, उसी को हम लोग पाला आर्ट कहते हैं। तो पाला आर्ट के कुछ फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर्स को हम लोग रेफरेंस बुक से एंड स्कॉलर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो स्कॉलर्स में आपके आनंद कुमार स्वामी आएंगे ही, एक तारनाथ जी हैं, उसके बाद विद्या दहीजिया हैं। तो विद्या दहीजिया डिस्क्राइब करते हैं पाला आर्ट एज अ हाइट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स एंड कल्चर। तो ये बोलते हैं कि इंडिया एस्थेटिक कल्चर का एक हाइट है, एक क्लाइमेक्स इसको बोलते हैं पाला आर्ट को, ठीक है। तो ये आप कोट कर सकते हैं। अब इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब पाला आर्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पाला आर्ट को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आर्किटेक्चर हो गया, दूसरा पेंटिंग हो गया, और तीसरा स्कल्पचर्स हो गया। तो आर्किटेक्चर में आपका महाविहारा आता है, चैत्याज आता है, टेम्पल्स आता है, स्तूपाज आता है। वहीं पेंटिंग्स के बारे में तो मनु स्क्रिप्ट होता है, और एक होता है वॉल पेंटिंग, ठीक है। एक कैनवास के ऊपर, एक वॉल के ऊपर। और स्कल्पचर्स के बारे में बात करें तो ये आपका ब्रॉन्ज होता है, स्टोन होता है, और क्ले होता है, ठीक। तो पाला आर्ट को हम लोग मुख्यतः 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर, और इसके सब पार्ट्स आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। वो भी मैंने बता दिया। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आर्किटेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण था ना, वो महाविहारा था, मतलब मोनेस्ट्री जिसको बोला जाता है। तो अभी तक आप सोमपुरा का महाविहारा देख सकते हैं, नालंदा का महाविहारा देख सकते हैं, उदनपुरी का देख सकते हैं। इतना अटैक होने के बाद भी ये जीवित रूप में है, तो सोच सकते हैं कितना मैग्निफिसेंट वर्क होगा उस टाइम का। तो महाविहारा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेड फॉर द रेसिडेंस एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन और रेसिडेंस दोनों के लिए बनाया गया जाता था। और बंट ब्रिक यूज किया जाता था प्राइमरी मटेरियल में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये क्वाड्रेंगुलर होता था इनका प्लानिंग, आप देखेंगे ना, तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से
इस तरह से इनका प्लानिंग होता था, ठीक है। उसके बाद सेंटर में एक स्तूपा बनाया जाता था, और उसके बाद ऑर्नेट गेटवे होता था, जो गेट होता था वो सजा समरा होता था। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सोमपुरा महाविहारा हो गया, विक्रमशिला जो भागलपुर में है, धर्मपाल बनवाया था, ओदनपुरी गोपाल बनाया था, और सोमपुरा भी आपका धर्मपाल ही बनवाया था, ठीक है। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने मैप को एग्जाम हॉल में। उसके बाद हम लोग बात किए महाविहारा के बारे में, उसके बाद चैत्याज के बारे में बात करेंगे। तो चैत्याज क्या होता था, एक आप कह सकते हैं कि रिलीजियस प्लेस होता था। ये इस तरह से आप जाएंगे तो यहाँ पे स्तूपाज ही होता था, तो इर्द गिर्द जो भी आपका पाला का मिलेगा ना वो बुद्धिज्म से मिलेगा, ठीक है। और स्तूपाज वगैरह जो भी हैं, चैत्याज वगैरह मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जाएंगे तो एक स्तूपाज होता था, तो एक काइंड ऑफ होता था बुद्धिस्ट टेम्पल एंड प्रेयर हॉल, और 2 rows ऑफ टेम्पल्स लीड टू द मेन सेंटर, स्तूपाज स्टेब्लिश्ड एट द मेन सेंटर। तो स्तूपा जो था मेन सेंटर के पास स्टेब्लिश रहता था। चैत्याज रिमेन्स इन बिहार एंड बंगाल रीजन। तो अभी ये आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण चैत्याज तो वो नहीं मिले, लेकिन इनके रिमेन्स मिले हैं, वो बिहार और बंगाल रीजन में, ठीक है। अब स्तूपाज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि स्तूपा एक हम लोग देखें अशोका के टाइम पे, अब स्तूपा हमें पाला के टाइम पे भी देखना है। तो पाला के टाइम पे आते आते ना ये जो स्तूपा का रूप था वो मिनिएचर हो गया है। अब मैंने एक चीज़ बताया ना आपको कि बोला जाता है कि अशोका ने 84,000 स्तूपाज का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूपाज जो थे वो सभी बड़े बड़े स्तूपाज नहीं थे, कुछ स्तूपाज ऐसे थे जो मिनिएचर टाइप के थे, छोटे छोटे स्तूपाज थे। और वही स्तूपा जो मिनिएचर टाइप के थे पाला टाइम पे बनाया गया। आप स्तूपास को देख सकते हैं इस तरह से, आप घड़ा आकार का होता था, तो ये स्तूपा बनाया जाता था। तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर स्तूपास, सेंट्रल स्तूपास इन महाविहारा। तो फर्स्ट स्तूपाज तो महाविहारा में बनाया जाता था सेंटर के रूप में। उसके बाद इनको जो इनका छोटा रूप होता था मिनिएचर को, तो इनको वोटिव स्तूपा भी बोलते थे, ठीक है। और ये कार्व किए जाते थे ब्लैक बेसाल्ट से, तो एक पत्थर से स्तूपाज का निर्माण किया जाता था। तो स्तूपा फाउंड इन द नालंदा महाविहारा, रिसेंट एक्सकेवेशन हुआ था भरतपुर में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ से भी वोटिव स्तूपा मिला है पाला आर्ट का, ठीक है। अब ये मैंने बताया था इनका आर्किटेक्चरल प्लानिंग कैसा होता था, तो आप देख सकते हैं ये सोमपुरा महाविहारा का प्लानिंग है, ठीक है। और ये आपका वोटिव स्तूपा हो गया, देखिए आप एक पत्थर से काट के किस तरह से बनाया गया। अब एक सांची का स्तूपा है, तो ये एक मिनिएचर रूप होता था वोटिव स्तूपा। अब पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो पेंटिंग्स 2 टाइप के होते थे, एक मनुस्क्रिप्ट होता था, एक वॉल पेंटिंग होता था। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो टिपिकली मेड ऑन द पाम लिप्स के ऊपर पेंटिंग बनाए जाते थे। कलर्स डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और सीनस लाइंस एंड सब्टल टोन्स होते थे, ये कुछ कुछ गुण हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट्स होते थे, तो सब्जेक्ट्स आसपास ये बुद्धिज्म के आसपास ही घूमता रहता था, महायान हो गया, वज्रयान हो गया, जातक स्टोरी होता था, इस तरह से। अब मनुस्क्रिप्ट पे जो एग्जाम्पल्स हैं जो आप को एग्जाम हॉल में कोट करना ही है, अष्टासंसारी का प्रज्ञा परमिता होता था, ठीक है। और उसके बाद पंचरक्षक होता है एक, ठीक है। दो आपका मनुस्क्रिप्ट का है। उसके बाद वॉल पेंटिंग में सरायकिला नालंदा में एक वीमेन है मेकअप करते हुए, वॉल के ऊपर बनाया गया है, तो उसको भी आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। तो पेंटिंग में हम लोग देखे कुछ फीचर्स देखे, और दो होते थे मनुस्क्रिप्ट का और वॉल पेंटिंग में। मनुस्क्रिप्ट में अष्टासंसारी का प्रज्ञा परमिता और पंचरक्षक दो एग्जाम्पल हैं। वॉल पेंटिंग में वीमेन डूइंग मेकअप, सरायकिला नालंदा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और स्कल्पचर्स तो इनके मोस्ट मैग्निफिसेंट थे, वो इसलिए क्योंकि इनका कंपैरिजन चोला टाइम से किया जाता था, जिसमें नटराज का स्कल्पचर्स मिला है महादेव का, उसी से कंपेयर किया जाता था। और ये कुछ कुछ इन्फ्लुएंस थे गुप्ता टाइम के से भी, ठीक है। तो ये बोला जाता है मोस्ट प्रोफाउंड आर्टिस्टिक पोर्ट्रियल है ये, और रिफाइनमेंट ऑफ गुप्ताज क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट स्टाइल। तो गुप्ताज टाइम में जो बने थे उसको रिफाइन करके एक नया स्टाइल देता है पाला आर्ट, ठीक है। और हेवी ऑर्नामेंटेशन होता है, सब्जेक्ट्स इसके बुद्धिस्ट थीम रहते थे, और कुछ कुछ तांत्रिक हिंदुइज्म का भी बनाया गया है। और प्रोपाउंडेड बाय आनंद कुमार स्वामी बोले थे कि जो प्रोपाउंड किया था ये स्कल्पचर्स का पाला आर्ट टाइम के, वो धीमन और विथपाल किया था, ठीक है। ये दोनों का भी नाम आप कोट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब दो थे, एक ब्रॉन्ज थे स्कल्पचर्स, स्टोन और क्ले भी बोला जाता है। तो ब्रॉन्ज जो थे कास्टिंग मेथड से बनाए जाते थे, स्टोन थे वो कार्विंग किया जाता था, ब्लैक बेसाल्ट से बनाया जाता था। और ये कहाँ से ब्लैक बेसाल्ट लाया जाता था, भागलपुर एरिया से, मुंगेर एरिया से, ईस्ट बिहार से मंगाया जाता था। तो ठीक है। और मेन सेंटर इसका कहाँ कहाँ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं, वो कुकरीहार और नालंदा में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्ले के बारे में बात करें, या टेराकोटा भी बोलते हैं इसको। तो मेनली फॉर डेकोरेशन यूज किया जाता था, जैसे कहीं पे कोई वॉल वगैरह है तो उसको यूज करने के लिए, हैंगिंग के लिए इस तरह से बनाया जाता था क्ले का, ठीक।
अब हम लोग रीजन्स बात करेंगे। पाला आर्ट तो आपका मतलब बोला जाता था कि बिहार बंगाल में ही था, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस आपका ट्रांस बाउंड्री था। ट्रांस बाउंड्री मतलब इसका साउथ ईस्ट एशियन में भी कंट्रीज में मिलेगा पाला आर्ट, उसके बाद नेपाल में भी मिलेगा, भूटान में भी मिलेगा, बर्मा में भी मिलेगा। तो एक बोल सकते हैं कि बिहार से रिलेटेड एक आर्ट एंड कल्चर जिसका ट्रांस बाउंड्री फेम है, इट हैड ट्रांस बाउंड्री फेम। अब इसका लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म ये लिखना जरूरी है। तो इतना ऑर्नामेंटेशन हो गया था कि बोला जाता है कि लेक ऑफ ओरिजिनलिटी इसमें दिख रहा था, लैक ऑफ सिंपल एस्थेटिक सेंस। वो लोग सिंपल जिस तरह से बनाया जाता था, वो लोग उनका उसका सेंस ही नहीं था कि सिंपल में भी हम लोग चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। और एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन हो गया, एम्फेसिस ऑन द फ्रंटल व्यू। इनका बैक साइड का जैसे आपने मॉडर्न टाइम पे देखा था एक्छिनी का, तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अच्छे से कार्विंग किया गया था, लेकिन इनका जो था पीछे से प्लेन कर देते थे। किसी भी मूर्ति का या स्कल्पचर्स बनाते थे तो पीछे से प्लेन होता था, सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल व्यू अच्छा होता था। उसके बाद तांत्रिक इन्फ्लुएंस होने के बाद इंटरवाइन हो गया स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल को। तांत्रिक मतलब सारे स्टाइल को एक में बना के, जैसे शिव भगवान का चेहरा बना रहे हैं महादेव का, उसमें माता पार्वती को भी जोड़ दिए, माता लक्ष्मी को भी जोड़ दिए, तो इस तरह से आपका तांत्रिक इन्फ्लुएंस हो जाता है उसमें। उसके बाद पेंटिंग ऑन द पाम लीव्स अनलाइक द लार्ज स्केल मुराल्स। तो बोला जाता है कि जिस तरह से अजंता का आज तक ग्रैंड बना हुआ है जो उनका पेंटिंग है, उस तरह से पाला आर्ट में नहीं बनाया गया। ये लोग पाम लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे और धीरे धीरे मिट गया। ठीक है, तो पेंटिंग ऑन पाम लीव्स अनलाइक द लार्ज स्केल मुराल्स। अब ये कैसे डिक्लाइन हुआ, तो एक्सटिंग्यूश हो गया पॉलिटिकल डिक्लाइन और इन्वेजन की वजह से। बट इसको कंक्लूड हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि द पाला आर्ट एक्सटिंग्यूश पॉलिटिकल डिक्लाइन ड्यू टू पॉलिटिकल डिक्लाइन एंड इन्वेजन्स, बट द आर्ट हैज नॉट वेनिस्ड, इट वाज कैरिड अब्रॉड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ब्लॉसम डिफरेंट कल्चरल आर्ट। तो पाला आर्ट से इन्फ्लुएंस होके जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हो गए, बर्मा नेपाल में डिफरेंट आर्ट का ओरिजिन हुआ था। तो हम लोग इस तरह से कंक्लूड कर दिए, ये पाला आर्ट हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पटना कलम के बारे में। तो पटना कलम और पाला आर्ट ये सब तो मैंने लॉन्ग वीडियोस भी करा रखे हैं, पीछे का आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सारा सिलेबस का और ये सब भी मिलेंगे। तो यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और उसके बाद फिनिश करेंगे। तो स्टोरी ये है कि आपको पता होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे क्लाइमेक्स का टाइम बोला जाता है कि जहांगीर के टाइम पे हुआ था, और शाहजहाँ के टाइम पे भी वैसा ही चला था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब जैसे ही थ्रोन पे आता है, गद्दी पे बैठता है, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ के जो रिलीजियस होते थे ना लोग, उनसे इन्फ्लुएंस होता था। और इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी और फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा था, और इसकी वजह से क्या बोला जाता है कि इस्लाम में हराम है गान बजान, पेंटिंग वगैरह, तो सब कुछ बैन कर देता है। अब वहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब फील करते हैं कि अब उनका पेट्रोनेज हट गया, तो धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू करते हैं। तो कुछ लोग नॉर्थ में माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग वेस्ट में माइग्रेट करते हैं, और कुछ लोग ईस्ट में माइग्रेट करते हैं। जो ईस्ट में माइग्रेट किए थे वो बंगाल चले जाते हैं, मुर्शिदाबाद में, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। मुर्शिदाबाद में वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मीर जाफ़र रहता है। मीर जाफ़र को भी बहुत इंटरेस्ट होता है आर्ट एंड कल्चर में, तो वो उन लोगों को पेट्रोनेज देता है। लेकिन जाफ़र के मौत के बाद और उनका जो बेटा उनका बेटा होता है वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वहाँ से फिर से वो माइग्रेट करके पटना में सेटल हो जाते हैं लास्ट टाइम। और तो पटना में सेटल कहाँ कहाँ होते हैं, मच्छर हट्टा में सेटल होते हैं, लोधी कटरा में सेटल होते हैं, दीवान मोहल्ला में सेटल होते हैं। तो ये इसका इवोल्यूशन का स्टोरी था। ठीक है, मुगल पेंटर्स लेफ्ट द कोर्ट एंड सेटल इन पटना, पटना कलम अब जो WG आर्चर है ना, ये वही हैं जो गोलीकांड में शामिल थे 1942 के। तो ये बहुत इंटरेस्ट रखते थे इनका भी बिहार से रिलेटेड जो भी है मंजूसा आर्ट है, मैथिली पेंटिंग है, उसमें ये डिस्कवरी में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो पटना कलम के बारे में ये बोलते हैं, पटना कलम रिप्रेजेंट्स अ टर्निंग पॉइंट। तो ये बोलते हैं कि इतिहास में एक पटना कलम टर्निंग पॉइंट शो करता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिसन थे ना, एबंडन द कोर्टली स्प्लेंडर फॉर द विविड पोर्ट्रियल ऑफ डेली लाइफ। मतलब वो राजमहलों को छोड़ के आम जनों को पेंटिंग करना शुरू कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आम जन को छोड़ के राजमहलों की पेंटिंग होती है, लेकिन ये यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी था। यहाँ पे राजमहलों को छोड़ के लोगों की पेंटिंग करने के लिए लोग पटना आए हुए थे। तो ये WG आर्कर का कोट था। ठीक है, अब हम लोग इसका एक
इंट्रो लिख सकते हैं। पटना कलम इज यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड बिटवीन 18 टू 20th सेंचुरी इन द रीजन ऑफ पटना। इट फोकसेज ऑन फिरका स्टाइल। फिरका स्टाइल होता है ऑक्यूपेशन बेस्ड, मतलब आप बोल सकते हैं फिरका स्टाइल में जैसे कोई कोई काम कर रहा है, टेलर है, फिश सेलर है, तो उसका उसी रूप में चित्रण करना फिरका स्टाइल हो गया। डीपली इन्फ्लुएंस्ड विद द मुगल एंड ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट ऑल्सो कॉल्ड कंपनी आर्ट। ठीक है, इसका डेवलपमेंट फेज हम लोग देख लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट, क्लाइमेक्स जहांगीर, औरंगजेब और माइग्रेशन पटना में हो गया। अब इसके बारे में फर्स्ट एकेडमिक रेफरेंस जो है ना पटना कलम के बारे में, वो पर्सी ब्राउन देते हैं। पर्सी ब्राउन इंडियन पेंटिंग्स अंडर द मुगल, उन्होंने किताब लिखा था, उसी में पटना कलम का रेफरेंस देते हैं फर्स्ट टाइम। और पीसी मनुक भी थे और एम आर्कर भी थे। तो ये लोग एकेडमिक रेफरेंस देते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं बताना पटना कलम के बारे में लोगों को। अब पटना कलम के फीचर्स को देख लेते हैं। तो फीचर्स में आपका सबसे पहले तो आएगा कि पटना कलम जो था 3 डिफरेंट आर्ट से बना हुआ था। आर्ट से 3 डिफरेंट इसलिए ना कि एक तो मुगल से वो लोग माइग्रेट किए थे, तो मुगल जो था वो खुद ब्लेंड था, हमारा इंडियन ट्रेडिशन है और पर्सियन का। तो मुगल तो दो का इन्फ्लुएंस से दो ब्लेंड हो गया। उसके बाद जब ये लोग पटना में सेटल हुए थे, तो यहाँ पे इनका क्लाइंट्स कोई ऐसा नहीं होता था कि पटना से ही लोग आम जन हो। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल रहते थे और ट्रेडर्स होते थे, वो लोग इनके पेंटिंग्स को खरीदते थे। तो वो जब आते थे ना इंडिया में, तो वहाँ पे सोवेनिर के तौर पे लेकर जाना चाहते थे इंग्लैंड, और दिखाना चाहते थे कि भारत इस तरह से गरीब देश है, क्योंकि गरीबी ही था। तो वो चाहते थे ना कि जो भी उनका पेंटिंग हो वो रियल पोर्ट्रेट करे, ऐसा ना हो कि हम बॉर्डर्स बना दें, बैकग्राउंड बहुत लग्जरियस पैलेसेस दिखाएं। वो चाहते थे कि जो भी रियलिस्टिक है उसी चीज़ को पोर्ट्रे करे, और उसी को हम लोग इंग्लैंड में दिखाएंगे या कुछ भी कर सकते हैं, बेचेंगे। तो इसको ये लोग बताते थे, डिमांड करते थे कि इस तरह का उनका पोर्ट्रेट चाहिए, और इसी से इन्फ्लुएंस होके ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट से भी इन्फ्लुएंस हो गया। तो 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता है पेंटिंग से, ये आपका इन्फ्लुएंस हुआ था, एक पर्सियन, ब्रिटिश और ट्रेडिशनल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में सबसे पहले आपका कैनवास आता है। उसके बाद क्या क्या आपको पेंटिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, एक कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद कैनवास मतलब बोर्ड, उसके बाद एक कलर्स, और उसके बाद ब्रश। तो कैनवास आपका वसली सीट होता था। वसली सीट जैसे आज का पेपर हमें बनाया जाता था ना, वुड से बनाया जाता, उस टाइम पे राइस के पेस्ट से बनाया जाता था, और ये नेपाल से इंपोर्ट करके मंगाया जाता था। ठीक है, तो वसली सीट हो गया, माइका हो गया, आइवरी हो गया, जो महंगे होते थे। आइवरी मतलब हाथी के दांत पे भी बनवाते थे पेंटिंग। ठीक है, कलर्स मिनरल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर से ऑब्टेन किए जाते थे। ब्रशेज जो थे टेल ऑफ स्क्वायरल और गोट से, और कभी कभी जो बाल होते थे हॉग या फिर बफेलो, उनके बाल से को भी यूज किया जाता था ब्रशेज में। सब्जेक्ट्स क्या होते थे, पहले तो मटेरियल, उसके बाद सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में आपका फिरका आता था, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था, जैसे वॉशरमैन, टेलर, सेलर, इनको पोर्ट्रे किया जाता था। और कुछ फीचर्स थे जैसे हैवी आईब्रोज एंड मुस्टेच दिखाए जाते थे। ठीक है, जो जिसका ये लोग चित्रण करते थे उसका हैवी आईब्रोज एंड मुस्टेच दिखाते थे। उसके बाद पॉइंटेड नोज होते थे, स्किनी स्किनी फेस होता था। तो ये कुछ फीचर्स थे सब्जेक्ट्स के। उसके बाद टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो टेक्निक्स में इसमें ये होता था ना कि पेंटिंग बनाने के पहले स्केचिंग करना होता है, स्केचिंग करने के बाद उसमें कलरिंग वगैरह। तो यहाँ पे पटना कलम में स्केचिंग नहीं होता था, डायरेक्ट ये लोग पेंटिंग करना शुरू कर देते थे। और ये एक बोलते हैं स्ट्रेंज तरीका था, मतलब यूनिक स्टाइल था, इसीलिए इस स्टाइल को कजली स्याही बोला जाता है। कजली स्याही, ये इंडिविजुअली सब अपना अपने तौर पे करते थे। तो इंडिविजुअलिज्म जो जो इंडिविजुअलिस्टिक था ना, उस तरह से बहुत सारे डिफरेंट तरह तरह के आर्ट बनाए जाते थे। और एक होता है प्रिंटिंग का स्टाइल देना, मतलब प्रिंटिंग का स्टाइल देना कि लगना कि ये चीज़ जो है प्रिंट किया हुआ है। तो डिफरेंट स्टाइल से वो देते थे, जैसे चैत्याल स्टाइल होता था। चैत्याल स्टाइल में इस तरह का प्रिंटिंग का स्टाइल दिया जाता था। एक होता था डिमकी, डिमकी इस तरह से दिया जाता था। और एक होता था जौ, जौ की तरह। तो ये चैत्याल मुगल टाइम पे होता था, और ये दिमकी आपका मुर्शिदाबाद में, और पटना में इस तरह से जवा का था टाइम। और उसके बाद इसका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था। कलर ये लोग कब बनाते थे, मानसून में बनाते थे ताकि डस्ट वस्ट ना उड़े। उसके बाद कलर को अप्लाई कब करते थे, विंटर में अप्लाई करते थे। और ड्राई कर जो अपने पेंटिंग को सुखाते कब थे, समर में सुखाते थे। तो ये आपका टेक्निक हो गया। और ये एक सिंपल एस्थेटिक्स था, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं होता था, बॉर्डर्स नहीं होता था, और जो भी चीज़ें तो रियलिज्म चीज़ों को दिखाते थे।
तो ये आप पटना कलम के कुछ पेंटिंग्स को देख सकते हैं, किस तरह से दिखाया गया है। एक जो बना रहे हैं खाट, वो उनको दिखाया गया है, एक ब्लैक स्मिथ को दिखाया गया है, और उसके बाद एक टांगा को दिखाया गया है। तो ये सब फेमस है। उसी तरह से एक आपका गोल घर का दिखाया जाता है, गंगा जी के किनारे गोल घर बना हुआ है। तो लैंडस्केप अब तो चेंज हो गया है, तो आप ये इसे भी दिखा सकते हैं। अब इसमें हम लोग फेमस पेंटिंग्स एंड पेंटर्स के बारे में बताएंगे। तो फेमस पेंटर्स थे आपके शिवलाल, जो मुस्लिम वेडिंग को दिखाए हैं। उसके बाद ईश्वरी प्रसाद वर्मा, जो भारत माता का एक बनाए थे। उसके बाद कुछ फीमेल्स थी, दक्षो बेबी, सोना बेबी। और जो फर्स्ट नॉन पेंटर्स हैं पटना कलम के, उनका नाम सेवक राम है। ठीक है। अब इसके डिक्लाइन के कुछ कारण थे। डिक्लाइन का एक था ना कि एक्सीडेंटल चीज़ था, कि जो लिथोग्राफिक प्रेस बना था वो इनलैंड में, बिहार में ही सबसे पहले ओपीएम के एजेंट तो लायल थे, वही इस्टेब्लिश किए थे 1826 से 29 के टाइम पे। तो जब लिथोग्राफिक प्रेस आ गया, तो लिथोग्राफिक प्रेस के से वो सब पेंटिंग का कॉपी किया जाता था, और इसकी वजह से ये डिक्लाइन का एक कारण बनता। उसके बाद फोटोग्राफी आ गया। तो ब्रिटिश जो इनके क्लाइंट्स थे, वो जब इंडिया में आते थे तो फ़ोटो ही ले जाया करते थे, आपके पेंटिंग ना खरीद के डायरेक्ट, क्योंकि ये भी रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाता था, और फोटोग्राफी की भी रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाता था। तो फोटोग्राफिक लेना वो लोग ज़्यादा प्रीफर करने लगे, तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसके बाद लैक ऑफ पेट्रोनेज। अब क्या होता है कि घटता बढ़ता है, तो जो गवर्नमेंट देती थी, या फिर जो उस टाइम पे रूलर होते थे, वो देते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे, वो ख़त्म हो गया था। इनके सर से हाथ ख़त्म हो गया था किसी रॉयल फैमिली का। तो इसकी वजह से जो भी पेट्रोनेज थे, वो आसपास के दीवान वगैरह थे, तो वो सब खत्म हो गया था। उसके बाद डिक्रीज इन ट्रेड एक्टिविटीज़, पटना में धीरे धीरे रिवोल्ट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से भी डिक्रीज होना हो गया, डिक्लाइन हुआ पटना कलम का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिवाइवल के लिए क्या क्या लिए गए हैं स्टेप्स। तो रिवाइवल में एक गवर्नमेंटल या इंस्टीट्यूशनल की बात कर ले, तो बिहार गवर्नमेंट 2010 में कैलेंडर जारी करी थी, वो पटना कलम थीम पे था। उसके बाद एकेडमिक के बारे में बात करें, तो एकेडमिक में आपका आर्काइव किया गया है खुदा बख्श लाइब्रेरी में बहुत सारे पटना कलम के पेंटिंग्स को। उसके बाद कुछ जो आपके डिटेल्स दिए हैं, अब्दुल हैदी पटना कलम के बारे में बहुत डिटेल में बात की हैं अपने बुक में। वहीं श्याम शर्मा है ना, वो उन्होंने तो एक टाइटल पटना कलम के टाइटल से बुक ही लिख रखा है। ठीक है। और उसके बाद मीडिया डॉक्यूमेंट्रीज में भी आप राज्यसभा टीवी पे देखेंगे, पटना कलम का एक डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगा, और कुछ न्यूज़पेपर में हमेशा आता रहता है पटना कलम के बारे में। तो ये सब एक रिवाइवल का स्टेप है। अब इसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो पटना कलम प्रूव टू बी द ब्रिज बिटवीन द ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट। इट reigned for 3 centuries unparalleled in the heart of painting lovers. The decline was not failure of the artist but the casualty of changing time, technology and patronage. ठीक है। इसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे इस तरह से। तो हम लोग अब मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप बिहार से हैं और मधुबनी पेंटिंग के बारे में ना जानते हो, ऐसा नहीं हो सकता। मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग कहा जाता है, क्योंकि मिथिला रीजन में ही ये डेवलप हुआ था, और सबसे ज़्यादा लोग मिथिला के ही मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें फीचर्स जो हैं बहुत यूनिक फीचर्स हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि बॉर्डर में लाइन से बॉर्डर तैयार कर लिया जाता है, और उसके अंदर कंट्रास्टिंग कलर्स फिल किए जाते हैं। जो कलर्स होते हैं वो सब का अपना अपना इंडिविजुअल्स होता है। ऐसा नहीं है कि दुकान से गए कलर्स खरीद लिए। सब अपने अपने जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी पेंटर्स होते हैं, वो अपने अपने कलर्स को खुद से बनाते हैं। तो इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और ये पहले तो हम लोग वो कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे कि मधुबनी पेंटिंग जो है किधर से डेवलप हुआ था। और प्राइमरली जो था मधुबनी पेंटिंग वीमेन ही बनाती थी। तो इसके बारे में भी हम लोग स्टोरी वगैरह देख लेंगे क्या था, और इसको रीजन से दिखा देंगे कि मधुबनी रीजन। अब इसका हम लोग इंट्रो की बात करें तो देख कहेंगे कि मधुबनी पेंटिंग रेफर्स टू मिथिला पेंटिंग इज अ वाइब्रेंट folk art originated in the Mithila region of Bihar. It is now globally recognized one of the finest folk art. ठीक है। अब इसका हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन देखते हैं। तो इसका ट्रेसेस जो है वो मिलता है रामायणा टाइम से। बोला जाता है कि किंग जनक जो थे, वो जब सीता जी की विवाह हो रही थी, तो पूरे शहर को सजाने के लिए कुछ आर्टिस्ट को बुलाए थे, और उनसे कहे थे कि शहर को पूरी तरह से सारे दीवार उवार पे आप कुछ पेंटिंग वगैरह बनाएं। तो उसी पेंटिंग से इंस्पायर्ड हुए थे वहाँ की जो लोकल वीमेन थी, वो देख के धीरे धीरे अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे एक कल्चर के रूप में डेवलप हो गया, और वहाँ से बनता है मिथिला पेंटिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे किंग जनक कमीशन आर्टिस्ट
इंस्पायर्ड वीमेन एंड सारे वीमेन अपने अपने वर्जन को, अपने अपने टच को देना देना शुरू कर दी और इस तरह से मिथिला पेंटिंग का स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता था कि फ्लोर पे और वॉल पे ही बनाया जाता था, अब लेकिन कॉमर्शियलाइज हो गया ये। तो कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से इसमें बहुत सारे कैनवास हैं, पेपर, माइका, ये सब पे बनाए जाते हैं। अब पहले तो ये फ्लोर वॉल पे था, डिमिनिश हो जाता था, तो अभी जो पेपर वगैरह पे बनाए जा रहे हैं, फैब्रिक पे बनाए जा रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन टू परमानेंस हो गया। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री और इवोल्यूशन में इस तरह से बना सकते हैं कि किंग जनक का दिखा सकते हैं, उसके बाद आर्टिस्ट, उसके बाद जो ट्रांसफ़र हुआ, वीमेन बनाना शुरू कर दी, और ये ट्रांजिशन हो गया परमानेंस का। कॉमर्शियलाइजेशन होने के बाद पेपर पे भी बनाए जाने लगे, फैब्रिक पे भी और कैनवास के ऊपर। ठीक है, अब इसके बारे में एकेडमिक रेफरेंस कौन दिए थे, तो डब्ल्यू जी आर्कर थे। उन्होंने इसमें मैथिल पेंटिंग करके उन्होंने एक किताब या कोई टाइटल्स करके कोई कॉलम लिखा था, उसी में इसके बारे में डिटेल बताया उन्होंने। और इसका डिस्कवरी हुआ था 1934 के अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक के डैमेज से कुछ चीज़ें जो घर वर टूटे थे उसका एनालाइज कर रहे थे, तो मैथिल पेंटिंग के बारे में पता चला था। तो आप इसका एकेडमिक रेफरेंस के तौर पे इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग ही है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो फीचर्स क्या था, पहले तो ये फ्रेस्कोस के तौर पे बनाए जाते थे, मतलब वॉल के ऊपर बनाए जाते थे, लेकिन अब इसको मिनिएचर फॉर्म में भी बनाया जा रहा है, कैनवास के ऊपर भी बनाया जा रहा है। तो वेराइटी ऑफ साइजेज हैं इसमें, एक्सपेंसिव फ्रेस्को से लेकर मिनिएचर। फ्रेस्को मतलब हो गया दीवार पे जो बनाए जाते हैं, और उसके बाद मिनिएचर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो लाइनिंग होते हैं ना, इंट्रिकेट लाइन ड्राइंग्स होते हैं, जैसे मछली बना रहे हैं तो मछली का बॉर्डर तैयार किया जाएगा आपका लाइन से, उसके बाद उसमें डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कलर फिल किया जाएगा, तो इस तरह से होता है। तो इंट्रिकेट लाइनिंग्स होता है इसमें, ड्राइंग्स होता है। उसके बाद वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्टिंग कलर डाला जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको वाइब्रेंट कलर दिखेगा, जैसे येलो दिख रहा है ये आपका, और रेड दिख रहा है। तो इस तरह से वाइब्रेट और जो आपका कंट्रास्टिंग कलर है वो यूज किया जाता है। उसके बाद हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सेक्शन होता है, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को शोकेस करते हैं, मतलब हॉरिजेंटल में कुछ और रहेगा, वर्टिकल सेक्शन में कुछ और रहेगा। तो ये भी एक फीचर्स है। और उसके बाद नेचुरल मटेरियल्स होता है, हल्दी, बनाना लिप्स से, काजल से, राइस पेस्ट से, तो वो उस तरह से कलर अपना तैयार करते हैं। और जो पैटर्न्स होते हैं वो जियोमेट्रिक बेस्ड होते हैं। आप मिथिला पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखेंगे तो जियोमेट्रिकली, जैसे पेंटिंग का होता है ना कि किसी तरह से कैरिकेचर के तौर पे हम लोग तैयार कर लिए, मछली है तो मछली इस तरह से, लेकिन आप देखेंगे तो इनका जो सर्किल है बहुत ही प्रिसाइज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पेंटिंग देखेंगे तो प्रिसाइजली ये जियोमेट्रिकली यूज करते हैं, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं वो। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स भी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स की बात करें तो आपको दो चार लाइन बना दिए तो आप इसके बारे में क्या क्या थॉट्स आपके अंदर आ रहा है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स बोला जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स भी बनाए जाते हैं इसमें। और डिफरेंट स्टाइल हैं, जैसे आपको मैंने मिथिला पेंटिंग कह दिया, तो इसका मतलब मिथिला पेंटिंग में बहुत सारे आते हैं, जैसे भरनी होता है, कचनी मोस्ट फेमस है आपका, कॉमन है कचनी, लिमिटेड कलर्स यूज किए जाते हैं और एक कॉमन है। उसके बाद तांत्रिक होता है, कोहबर होता है, गोदना होता है। भरनी की बात करें तो इसमें जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनको दिखाया जाता है। कचनी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं। और उसके बाद तांत्रिक होता है। कोहबर जो न्यूली वेडेड ब्राइड होते हैं उनके घर को सजाया जाता है, कोहबर। ठीक है, उसके बाद गोदना, गोदना में ये ट्राइबल पीपुल्स या लोगों का जो डेली लाइफ होता था उसको दिखाते थे गोदना से। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल है इसमें, पांच: भरनी, कचनी, तांत्रिक, कोहबर और गोदना। इसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग थीम की बात करेंगे, तो थीम में क्या क्या है, तो रिलीजियस और माइथोलॉजिकल होता है, नेचर होता है, रिचुअल्स होता है, और सोशियो इकोनॉमिक भी होता है। जैसे चंद्रयान के बारे में बनाई थी अभी कोई, उसके बाद रिचुअल्स होता है, शादी वादी का, बर्ड्स बनाए जाते हैं, आपके पीकॉक बनाए जाएंगे। और रिलीजियस में आपके भगवान का चित्र, जैसे कृष्ण भगवान का, गणेश जी का, ये सब चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें फीचर्स के बारे में इस तरह से दिखा सकते हैं: इंट्रिकेट लाइन ड्राइंग्स, उसके बाद वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सेक्शंस, नेचुरल मटेरियल्स, जियोमेट्रिक पैटर्न्स एंड एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स। और थीम में आपका इस तरह से। अब फेमस पेंटिंग और पेंटर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये जो पेंटिंग है इसमें आप देखिए बहुत ही प्रिसाइजली सब कुछ बनाया गया है, और इसमें भी कलर्स आपको कंट्रास्टिंग कलर दिखेंगे।
फेमस पेंटिंग एंड पेंटर्स के बारे में बात करें तो सीता देवी हैं, जगदम्बा देवी हैं और जगदीश चंद्र झा हैं। इनको इनको बोला जाता है फादर ऑफ मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि मिथिला पेंटिंग का डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और जगदम्बा देवी भी वैसी हैं। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हाल फिलहाल में आप करंट अफेयर में पढ़े होंगे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट गिनीज रिकॉर्ड में उन्होंने रिकॉर्ड करा था कि सबसे बड़ा मिथिला पेंटिंग का निर्माण किया गया। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए वो बनाया गया था। ठीक है, बउआ देवी करके थी, वो डायरेक्ट कर रही थी इन सारे मिशन को, जगदम्बा देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, अब एक दुलारी देवी हैं, इनका भी नाम फेमस पेंटर्स में आता है। अब उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करें तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल चुका है। ये जापान में भी आपको दिखेगा, जर्मनी में भी दिखेगा, फ्रांस में भी दिखेगा। जापान में तो इसका एक शायद कोई संस्था भी बना था, ठीक है, टोकामाची करके, 1982 में इसके लगभग में। और उसके बाद जीआई टैग इसको 2007 में दिया गया था। डिपिक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन और मेट्रो में भी आप अभी हाल फिलहाल में देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग को दर्शाया गया है। तो मिथिला जो है ना, एक बिहार का रिच कल्चर जो बोल सकते हैं वो शोकेस करता है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग 2025 बनाया गया अंडर द बउआ देवी के निर्देशन में। वे किसको श्रद्धांजलि दे रहे थे? जगदम्बा देवी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब इसके कुछ लिमिटेशंस बताए गए हैं, जैसे कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से जो इसका ओरिजिनलिटी था ना, वो था कि वॉल के ऊपर बनाना है, कोहबर हो गया, भरनी, ये सब वॉल के ऊपर, लेकिन अब कैनवास के ऊपर भी बनाए जा रहे हैं। और कैनवास में भी जो मार्केट में डिमांड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उससे क्या ऑथेंटिसिटी जो है वो लॉस हो रहा है इस पेंटिंग का। उसके बाद इसमें एक कास्टिज्म का भी थोड़ा सा टच आता है कि आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो भरनी और कचनी है, जिसमें देवी देवताओं को दर्शाया जाता है, वो अपर कास्ट के लोग बनाते हैं। वहीं लोअर कास्ट के लोग क्या, गोदना को, डेली लाइफ को ये दर्शाते हैं। तो इसमें कास्टिज्म का भी एक रोल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पेंटर्स जो हैं, आर्टिस्ट हैं, उस उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि गांव के लोग जानते नहीं है कि इसका रेट क्या है, और उनसे मिडिल मैन कम प्राइस में खरीदते हैं और मार्केट में ज़्यादा बेचते हैं, तो इससे एक्सप्लॉइटेशन है। उसके बाद कल्चरल एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि किसी आर्टिस्ट का सामान यूज करना, उसको क्रेडिट ना देना। अभी पर्दा वाले में आप देखे होंगे, इटली की जो कंपनी थी कोल्हापुरी चप्पल का यूज़ कर रही थी, तो उनके डिजाइन वगैरह का यूज़ करना और आर्टिस्ट को क्रेडिट ना देना, तो ये भी एक कल्चरल एप्रोप्रिएशन का भी मामला आता है। तो ये लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस थे आपका मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड। अब इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो टुडे मिथिला मधुबनी art has evolved into global art form. It not only represents the Bihar rich cultural and art but proving as a potent tool for women empowerment. तो मुख्यतः जो इसका मिथिला पेंटिंग बनाने में रोल है वो वीमेन का ही है, लेकिन अब तो मेन भी आने लगे हैं डिमांड को कैटर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका मधुबनी पेंटिंग था। अब हम लोग मंजूसा आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मंजूसा आर्ट के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी जुड़ा हुआ है। आप सुनना चाहेंगे? मैं बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ था कि बहुत पहले भगवान शिव के पुत्री थी मनसा देवी, तो उनका पूजा पाठ नहीं किया जाता था। और एक जो धरती पे थे वो थे आपका, उनका नाम था शायद चांद सौदागर। ठीक है, तो चांद सौदागर जो थे वो भगवान शिव के बहुत परम भक्त थे और दिन भर भगवान शिव की पूजा में ही लीन रहते थे। और मनसा देवी चाहती थी कि उनका भी पूजा हो, तो भगवान शिव कहते कि जब पृथ्वी पे पूजा होना शुरू हो जाएगा तभी और लोगों में तुम्हारा पूजा हो सकता है। और वो चाहती थी कि जो चांद सौदागर है वो मनसा देवी की पूजा करे। तो जब वो चांद जो था सौदागर था, उनके पास एक बिसहरी करके उनकी पुत्री या उनकी जो साथ में रहने वाली एक लड़की होती है, उन उसको भेजते हैं इसका टेस्ट करने के लिए या इनको फोर्स करने के लिए चांद को कि मनसा देवी की पूजा करो। तो वो आके फोर्स करता है कि आप मनसा देवी की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा मत करो। तो चांद सौदागर नहीं मानता है और इसके लिए वो बहुत क्रूएल्टी करती हैं चांद सौदागर के ऊपर। चांद सौदागर के 6 बेटे होते हैं, वो सब मारे जाते हैं और सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मनसा देवी जो है ना, उनको बोला जाता है कि स्नेक की भगवान होती हैं, वो जो सांप होते हैं उसकी देवी होती हैं मनसा देवी। तो सारे वो उनके 6 बच्चे जो थे चांद सौदागर के, वो मारे जाते हैं सांप के काटने की वजह से। और एक और लड़का जन्म लेता है बहुत दिनों के बाद, उसका नाम रहता है
लखिंदर नाम रहता है, ठीक है। तो लखिंदर का जन्म होता है, और वो जो चांद सौदागर था, उनके ही दोस्त के घर में एक लड़की का जन्म होता है, उसका नाम रहता है बिहुला, ठीक है। तो दोनों जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद दोनों की शादी करा दी जाए, शादी कराने की योजना बनाई जाती है। तो उस टाइम पे भी मनसा देवी आती हैं, उनको तो चिढ़ रहता है पहले से कि ये पूजा नहीं करता है मेरा। तो बोलती हैं आके, मनसा देवी उसको बताती हैं कि तुम मेरा पूजा नहीं करोगे तो जिस दिन शादी करोगे अपने पुत्र का, उस दिन इसकी डेथ हो जाएगी। तब भी वो नहीं मानता है, वो कहता है कि भगवान शिव हैं, वो बचा लेंगे। तो वो शादी करा देता है। जिस दिन शादी होती है तो उस दिन लखिंदर का मौत हो जाता है, कोई सांप डस लेता है उसको। और बिहुला की शादी हुई रहती है, तो बिहुला और लखिंदर दोनों में प्रेम रहता है। अब जैसे ही डेथ होता है तो बिहुला वो पसंद नहीं करती है, और वो चली जाती है भगवान से लड़ने, और उस शव को लेकर नदी के सहारे वो स्वर्ग लोक तक पहुंच जाती है, और स्वर्ग लोक में जाके मनसा देवी से गुहार करती है कि मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तो मनसा देवी जीवित कर देती हैं उसको, और ये अपने जो चांद सौदागर थे इनसे वादा करे रहती है कि यदि लखिंदर जी जाते हैं तो आप मनसा देवी की पूजा करेंगे। तो चांद सौदागर कहता है कि हाँ, हम पूजा करना शुरू कर देंगे। तो जब वो लखिंदर जीवित हो जाता है, उसके बाद फिर सब लोग मनसा देवी की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से होता है मनसा देवी का पूजा। और यही स्टोरी था मंजूषा और मंजूषा आर्ट का। अब जब मनसा देवी का पूजा होता है ना, तो ये सब आर्ट वगैरह बनाए जाते हैं, स्नेक वगैरह, तो उन्हीं की आराधना के लिए। तो ये था मंजूषा आर्ट। अब ये एकमात्र, मतलब एकमात्र और भी हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंटायर स्टोरी को शोकेस करने के लिए पिक्टोरियल में, पिक्टोग्राफी में शो करता है, आर्ट के थ्रू आर्टिस्ट पूरे स्टोरी को शोकेस कर देते हैं मंजूषा आर्ट में, ठीक है। कोई स्टोरी है उसको पिक्चर में ये पूरा स्टोरी बता देंगे। तो मंजूसा आर्ट इज अ ट्रेडिशनल फोल्क आर्ट, और ये अंग रीजन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे भागलपुर हो गया, भागलपुर के बाद आपका ये रीजन बांका वगैरह हो गया, तो ये अंग रीजन में बहुत फेमस है, और ये कल्चरल हिस्टोरिकल डीप रूटेड हिस्टोरिकल कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मंजूसा आर्ट इज अ ट्रेडिशनल फोल्क पेंटिंग स्टाइल फ्रॉम भागलपुर रीजन ऑफ बिहार। इट इज ओनली इंडियन पेंटिंग दैट डिपिक्ट्स द इंटायर स्टोरी थ्रू द पेंटिंग, ठीक है। इट हैज़ डीप रूटेड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विद द कल्चर ऑफ अंगा रीजन। अभी हिस्ट्री एंड ओरिजिन इसके बात करें तो एग्जैक्ट ओरिजिन इसका अनसर्टेन है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका ट्रेस बैक कर सकते हैं हिस्ट्री आईबीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और या तो 7th सेंचुरी से ही शुरुआत हुआ था। जब अंग रीजन बना था उस टाइम से इसका मंजूसा आर्ट का शुरुआत माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किए थे वो WG आर्चर और उनकी वाइफ के थे। ट्रेडिशनली जो इसका और भी है कहानी, जैसे ट्रेडिशनली ये प्रैक्टिस किया जाता था, वो दो कास्ट के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। एक कुम्हार थे और एक मालाकार थे। ये डेकोरेट करते थे पोट्स के ऊपर, मतलब जो मटका होता था उसके ऊपर बनाते थे। और मालाकार जो थे वो जो डोलची बनाते हैं, डोलची आप लोग जानते होंगे कि पूजा पाठ करने के लिए एक बांस से बना हुआ एक आप ढोने के लिए रहता है, उसमें पूजा पाठ का सामग्री रखने के लिए, तो उसके ऊपर ये लोग डिपिक्ट करते थे, ठीक है। इसका मंजूसा का मतलब बॉक्स होता है, इसका लिटरल मीनिंग। और ये बॉक्स किसी से बम्बू जूट या स्ट्रॉ से बना होता है, जो जिसे डोलची भी बोलते हैं। अब हम लोग फीचर्स के बारे में बात करेंगे मंजूसा आर्ट के। तो फर्स्ट तो ये है कि स्टोरी टेलिंग होता है इसके आर्ट पेंटिंग से। तो सिक्वेंशियल आर्ट फॉर्म स्टोरी ऑफ द बिहुला एंड बिसहरी। तो बहुत सारे स्टोरी हैं बिहुला और बिसहरी के बीच का, तो वो सारे कहानी को डिपिक्ट करता है ये आर्ट फॉर्म में, ठीक है। एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर से तीसरे पिक्चर, वो एक सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। अब इसका स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ, वांट्स टू बी वर्शिप्ड मनसा देवी। तो एक क्रुएल्टी ये कहानी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये आपका मंजूसा पेंटिंग का एक स्टोरी है। यहाँ पे इसमें क्या होगा ना, एलिमेंट्स में आपको स्नेक जरूर दिखेगा, क्योंकि मनसा देवी जो है वो बोला जाता है कि सांपों की देवी है। और कलर्स में इसमें 3 कलर्स प्राइमरली यूज किया जाता है। ग्रीन, ग्रीन जो है आपका सब कुछ दिखाता है, जैसे नेचर को दिखाता है। पिंक आपका विन को दिखाता है, जीत को दिखाता है। येलो आपके हैप्पीनेस को दिखाता है। तो 3 कलर्स मेजोरिटी में यूज किए जाते हैं। और इसमें बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि बोला जाए तो पार्ट, तो इसमें बॉर्डर्स है, बॉर्डर रहना ही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें इस पेंटिंग में बॉर्डर्स बनाया गया, ठीक है। तो बॉर्डर्स में कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, जैसे मोखा हो गया, लहरिया हो गया, बेलपत्र हो गया, या सर्प हो गया। सर्प में इस तरह से बनाए जाते हैं, और लहरिया इस तरह से, ठीक है। तो 4 आपका इसका ये बॉर्डर्स होता है, इसी को बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टर्स जो होते हैं। कैरेक्टर्स एक्स फॉर्म में दिखाए जाते हैं, मतलब हाथ दोनों खड़ा रहेगा और पैर इस तरह से। आप यहाँ पे देखें, कैरेक्टर्स एक्स फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। इनमें कान नहीं होता है, कान को शोकेस नहीं किया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है।
और उसके बाद स्नेक का मोटिव होता है, और इसमें रिवाइवल की बात कर लें तो ये सब कुछ फीचर्स थे। अब हम लोग रिवाइवल की बात करें तो मनोज पंडित जो हैं इंस्ट्रूमेंटल हैं, ये माने जाते हैं कि इन्होंने रिवाइवल पे के लिए बहुत सारा काम किया, और ये 2021 में जीआई टैग दिया गया था। और नीति आयोग वोकल फॉर लोकल और हैंडीक्राफ्ट का जो एक वो है ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सपोर्ट करता है। और नीति आयोग का वोकल फॉर लोकल इसमें भी सपोर्ट किया जा रहा है, और मॉडर्न कैनवास में भी इस थीम को उतारा जा रहा है। तो ये सब मॉडर्न कैनवास में यूज किए जा रहे हैं, तो ये सब एक रिवाइवल का ही मेथड है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कंक्लूड करेंगे। मंजूसा आर्ट हैज डीप रूटेड सिग्निफिकेंस इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार। मंजूसा आर्ट इज नाउ रिवाइविंग एंड री इन्वेंटिंग। ठीक है, तो मंजूसा आर्ट धीरे धीरे फिर से अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो इस तरह से हमारा आर्ट एंड कल्चर पूरी तरह से फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को वन शॉट वीडियो में लेकर। ठीक है, थैंक यू।